तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, कल हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन किया था, ट्रांसलेशन होता क्या है, करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही और नियम आगे के वीडियोस के साथ आपको मिलते जाएंगे। जहां जहां जिस जिस बारे में बात करने की ज़रूरत पड़ेगी वहां वहां वो डिस्कशन हम करने वाले हैं। आज हम लोग एक रियल एक्शन प्लान करने वाले हैं और हमारा रियल एक्शन प्लान क्या होने वाला है कि हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा या कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में सीधी बात करेंगे आज। और कोई आज हम थ्योरी नहीं देखेंगे, आज सीधा प्रैक्टिकल एक्शन प्लान पे बात होगी कि प्रैक्टिकली जब हमें किसी भी सब्जेक्ट को लिखना है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी है, किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किस तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाना चाहिए, इसके बारे में स्ट्रेट अवे बात होने वाली है। तो विदाउट एनी डिले, बिना कोई देर करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, आज संडे जरूर है लेकिन संडे मूड में कोई नहीं होना चाहिए। आज का संडे मूड नहीं है, आज का वर्किंग मूड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा टेंसेस के अकॉर्डिंग पहले एक बार देख लेते हैं कि किस किस तरह के टेंसेस हो सकते हैं, किस किस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। अलग अलग टेंस के अंदर अलग अलग जो सेंटेंस बनता है, हिंदी में उनका अर्थ अलग अलग होता है। इसीलिए हम लोगों को टेंस सब टेंस की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। एक्शन के आधार पर यानी कार्य के आधार पर अगर हम बात करेंगे कि कार्य की स्थिति क्या है, वाक्य में कार्य की स्थिति क्या है, अगर इसको हम लोग देखना चाहेंगे तो यहां पर हम लोग कार्य की स्थिति चार तरीके से देखते हैं। सामान्यतः काम होता है, ठीक है भाई, होता है। रामफल खाता है, वह विद्यालय जाता है, वह कपड़े धोती है। हाँ, तो ये सारे के सारे वाक्य किस में चले जाएंगे, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में चले जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जहां पर भी कोई कार्य सतत या निरंतर दिखाई दे। कैसा दिखाई दे, जब भी कोई कार्य सतत अवस्था में या निरंतर अवस्था में दिखाई देता है तो वहां हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को मानते हैं। अपूर्ण काल बोलते हैं कि कार्य प्रारंभ हो गया है परंतु समाप्त नहीं हुआ है। पूर्ण कार्य यानी कि किसी कार्य के पूर्ण होने पर अगर उसका वाक्य बनाया जाता है और हम कहते हैं ये कार्य पूर्ण हो चुका है, हो चुका था, हो चुका होगा, ऐसा अगर कुछ कहते हैं तो वहां पर हम लोग परफेक्ट टेंस को देखते हैं। यानी कि ये ज्यादातर कार्य की समाप्ति पर बल देता है, समाप्ति पर जोर देता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग निरंतर या सतत तो देखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में कई बार कार्य की समाप्ति भी नजर आ जाती है। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में अगर हम देखें कि भाई मैं पिछले 3 मिनट से बोल रहा हूं, अब यहां पर कार्य समाप्त तो हुआ नहीं, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, मैं चुप थोड़ी हो गया। तो यहां पर कार्य क्या निरंतरता तो देखी जा रही है, लेकिन कई स्थानों पर कार्य समाप्त हो जाता है, कई स्थानों पर कार्य समाप्त नहीं भी होता है। तो ये दोनों स्थितियां देखने को मिलती है। डिटेल में हम इस पे बात करेंगे। समय के आधार पर हम देखें कि भाई वाक्य जो है वो किस समय में कार्य का होना दर्शा रहा है। तब समय हमारा 3 प्रकार का हो जाएगा, पास्ट टेंस भूतकाल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल हमारा हो जाता है। पास्ट टेंस के लिए हम ये मानते हैं कि भैया मोटे मोटे तौर पर 2 बातें यहां पे निकल के सामने आती है पास्ट टेंस में। आज सुबह कोई काम हुआ तो वो पास्ट टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। निर्भर करता है कि आज सुबह जो कार्य हुआ क्या मेरी वर्तमान की इस स्थिति को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर अभी के टाइम को सुबह का हुआ कोई काम प्रभावित कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रभावित नहीं कर रहा, हम सीधा कहते हैं कि मैंने नाश्ता किया, तो सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। ये पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस की पहचान है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि वर्तमान में अभी जो काम हो रहा है या ऐसा कोई कार्य हो रहा है जो मेरे वर्तमान को या इस वक्त को जिस समय मैं वाक्य बोल रहा हूं उसे प्रभावित कर रहा है, तो डेफिनेटली वो वाक्य प्रेजेंट टेंस में बनता है। नेक्स्ट, इस समय के बिंदु से आगे जो कुछ होगा, अब से आगे जो कुछ होने वाला है, कि आगे मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, आगे मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ाऊंगा, आगे मैं आपको मेन वर्ब्स के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी इस टाइम पॉइंट से आगे जो कुछ होगा सारा का सारा फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस से पहले कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है गाइस। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में एक बेसिक जानकारी है। वाक्य में कार्य की स्थिति क्या है, वाक्य में कार्य की स्थिति क्या है, क्या कार्य का होना दर्शा रहा है, क्या कार्य का नहीं होना दर्शा रहा है, क्या कार्य के होने पे प्रश्न पूछ रहा है या कार्य के ना होने पर प्रश्न पूछ रहा है। उसके आधार पर हम वाक्य का प्रकार चुन लेते हैं।
अगर कार्य का होना दिखाई दे रहा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। कार्य का नहीं होना दिखाई दे रहा है तो नेगेटिव, जैसे कि मैं फल नहीं खाता हूं, तो यहां पर खाता हूं जो है उस कार्य का नहीं होना प्रकट हो रहा है कि यहां कार्य हो ही नहीं रहा है, लेकिन कार्य के बारे में जानकारी मिल रही है। क्या जानकारी मिल रही है? कि कार्य नहीं हो रहा है, ये जानकारी हमें मिल रही है। तो जहां पर हम वाक्य बनाएंगे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, हमें जानकारी तो मिलेगी। उसी तरीके से कार्य के होने पर प्रश्न पूछना, क्या आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं? तो यहां पर मैं पूछ रहा हूं कि भाई पेन कॉपी लेके बैठने का जो कार्य था वो हो रहा है ना, या पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे हैं? तो यहां पर मैं कार्य के ना होने पर प्रश्न पूछ रहा हूं। तो 4 तरीके से मैं अपने वाक्यों को देखता हूं, एक तरफ कार्य का होना, एक तरफ ना होना, एक तरफ कार्य के होने पर प्रश्न और एक तरफ ना होने पर प्रश्न। इसमें डिटेल में हम तब बात करेंगे इन सारे पॉइंट्स पे जब हम इन टेंसेस को पढ़ेंगे 1 बाय 1 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो किसी भी वाक्य का निर्माण करने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है? सबसे पहली चीज चाहिए होती है हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि हम किस टेंस में, किस सब टेंस में, एक्शन के आधार पर, टाइम के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर हम किस तरह का वाक्य निर्माण करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है? तो सबसे पहले आता है कर्ता, उसके बाद आता है कर्म और उसके बाद आती है क्रिया। लेकिन इंग्लिश में हम देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ये दोनों अपनी जगह को बदल लेते हैं। यानी कि हिंदी से इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में क्रिया अंत में आती है और अंग्रेजी में क्रिया मध्य में आती है, और वहीं पर कर्म जो है वो मध्य में आता है, यहां पर कर्म जो है वो अंत में आ जाता है। इसलिए जब शब्द से शब्द का जब हम सीधा सीधा ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ सत्यानाश ही होता है, अच्छे से वो ट्रांसलेशन बैठता ही नहीं है। अंग्रेजी से हिंदी में करेंगे तो हिंदी में नहीं बैठेगा, हिंदी से अंग्रेजी में करेंगे तो अंग्रेजी में नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या आती ही आती है। अब यहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंग्लिश का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट पोजीशन होती है सब्जेक्ट की, अगर आवश्यकता है तो सेकंड पोजीशन है हेल्पिंग वर्ब की, थर्ड पोजीशन होती है मेन वर्ब की और अंतिम पोजीशन होती है हमारे ऑब्जेक्ट की। ये एक हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इसमें से हम 1 बाय 1 सबके बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब की, इन तीनों की बात हम करेंगे। टेंस में हमने ऑब्जेक्ट की बात नहीं की थी, लेकिन यहां हम ऑब्जेक्ट की भी बात करेंगे आगे सीरीज के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 4 हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किसी भी वाक्य को बनाने के लिए। अब अगर आप अर्थ पहले करना चाहोगे तो थोड़ी समस्या होगी, थोड़ा सा इस बार मेरे पे ना 3 वीडियो के लिए विश्वास कर लो, ज्यादा वीडियोस के लिए नहीं कह रहा, ये वाला वीडियो, इसके बाद के 2 वीडियो और आएंगे ना, उनके लिए बस मेरे पे विश्वास कर लेना। उसके बाद आप जो कहोगे आपकी हर बात सुनने के लिए, स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इन 3 वीडियो में जो मैं कहूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही आप करेंगे, और उसके बाद अपन चौथे दिन रिजल्ट पे बात करेंगे कि इसका नतीजा क्या निकला, कि सर आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया, अब ये रिजल्ट आ रहा है हमारा, तो अब बताओ अब इसको कैसे क्या करना है, उसके बारे में अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। जब तक हमें अपने सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते। क्या कारण है नहीं कर सकते? क्योंकि अंग्रेजी में एक नियम क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा डिपेंड करता है अपने सब्जेक्ट पर, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसा आप हिंदी में भी करते हैं, राम फल खाता है, सीता फल खाती है। या खाता खाती क्यों हुआ? क्योंकि कर्ता बदल गया तो क्रिया का स्वरूप भी बदल गया। लेकिन यहां पर हमारा ऐसे लिंग के आधार पर तो नहीं बदलेगा, जेंडर के आधार पर तो नहीं बदलेगा, लेकिन टाइप ऑफ सब्जेक्ट जैसे ही चेंज होगा, सब्जेक्ट का प्रकार जैसे ही चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करने का भी तरीका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा उसके लिए पहले सब्जेक्ट देखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो नाउन हो सकता है। कोई भी संज्ञा जो है वो किस रूप में काम में आ सकती है? कर्ता के रूप में काम में आ सकती है। यहां सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं है, यहां सब्जेक्ट का मतलब कर्ता है। हमारा कर्ता कोई संज्ञा हो सकता है, नाउन हो सकता है। अब नाउन कितने प्रकार के हो गए हमारे, बताओ भाई, कितने प्रकार के नाउन हो गए? तो उसके लिए आप चाहें तो टेंस वाले वीडियो में मैंने समझा रखा है, एक बार समझ सकते हैं, मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन हो सकता है,
कॉमन नाउन हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है और मटेरियल नाउन हो सकता है। बेसिकली ये 5 तरह के हमारे नाउन होते हैं। अब इन नाउन के साथ हमें ये भी साथ के साथ पता होना चाहिए कि ये काउंटेबल नाउन है, इन्हें गिना जा सकता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है यानी इन्हें गिना नहीं जा सकता। जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, जैसे कि राम, अजमेर, जयपुर, राजस्थान, ये सब प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से हम कॉमन नाउन को देखेंगे तो स्टूडेंट, टीचर, ये सब के सब हमारे कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन जहां किसी समूह को एक नाम दे दिया जाए, है क्राउड, क्रू, टीम, हाँ ग्रुप, ये सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्ट होकर के एक समूह का निर्माण कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो हमारी भावनाएं हैं, जो भी हम लोग अपने मन में सोचते हैं, जो भी हमारे विचार हैं, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन का सबसे आसान तरीका, इसे या तो नापा जाता है या मापा जाता है या तोला जाता है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर सकते। इसकी इकाई को काउंट किया जाता है। जैसे आप तेल खरीदने जाओगे तो लीटर के हिसाब से खरीदोगे, चावल खरीदने जाओगे तो किलो के हिसाब से खरीदोगे, लकड़ी खरीदने जाओगे तो किलो के हिसाब से भी खरीद सकते हो, फिट के हिसाब से भी खरीद सकते हो, कपड़ा खरीदने जाओगे तो मीटर के हिसाब से खरीदोगे, राइट और रॉन्ग। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे मटेरियल नाउन बनते हैं, ठीक है। और डिटेल में जानना चाहते हो, टेंस वाले वीडियो में मैंने नाउन का एक एक बहुत बढ़िया से उसको बताया है, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ भी बताया, ठीक है। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट में हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हमें अपना प्रोनाउन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन में जो हमारे पर्सन चलते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे या तो सब्जेक्ट होगा, या तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। इसी में आई आ जाएगा, इसमें वी आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें यू आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा, यहाँ पर शी आ जाएगा, यहाँ पर इट आ जाएगा, यहाँ पर दे आ जाएगा। और अगर मैं इसमें पर्सन की बात करूं तो ये मेरा फर्स्ट पर्सन है, ये मेरा सेकंड पर्सन है और ये मेरा थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के आधार पर हम इन्हें देखते हैं कि आई, वी, यू, ठीक है। उसके बाद ही, शी, इट और दे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोनाउन आते हैं जिन्हें हम लोग किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल। जैसे कि इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन हमारे हो गए सम या एनी के साथ वन लग जाए या बडी लग जाए, तो ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन इस तरीके से बनते हैं। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सारे के सारे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बारे में भी मैंने टेंस वाले में स्टार्टिंग में अच्छे से बताया है। अगर आप और डीप में गहराई में देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। कुल मिलाकर के अभी हम बस कैटेगराइज कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी में जो हमें सब्जेक्ट के तौर पर दिख सकते हैं, या हमें उनको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, या हमारे पास अनुमति है उनको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने की। तो उसके लिए हमारा सबसे पहली चीज क्या हो गई, नाउन या संज्ञा। दूसरी चीज क्या हो गई हमारी, प्रोनाउन, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, सर्वनाम कह देते हैं। बोलो क्या कह देते हैं, बोलते चलो भाई, सर्वनाम कह देते हैं। आप में से वो स्टूडेंट्स मुझे इन पांचों नाउन के एग्जाम्पल दीजिए और इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल दीजिए। केवल वो स्टूडेंट देंगे जिन्होंने एक्चुअल में टेंस का वीडियो देखा है और टेंस का वीडियो देख करके इनको डीपली समझा है। उससे हमें दो फायदे होंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखा, हैंड टू हैंड उन्हें कमेंट बॉक्स के अंदर सारे के सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि भाई जिन्होंने देख रखा है मेरे को उनका भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सीरियस है, जो टेंस की सहायता से वाक्य निर्माण करने के लिए यहाँ पर बैठा है और सीरियसली वो इस बार लिखना चाहता है। इस बार उसको कोई लाग लपेट नहीं है कि भाई मैं केवल ड्रामा करूंगा, दिखावा करूंगा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, हालांकि मैं करूंगा कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का भी मुझे थोड़ा सा जानकारी मिलनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे जेरेंट्स। जेरेंट्स वो होते हैं कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह करने लगते हैं। सामान्यतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कब होता है, जब हम कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य का निर्माण करते हैं, तब हम इसे होता हुआ देखते हैं।
लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि भैया अगर मैं कहता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहां पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है, पढ़ा रहा हूं। यानी यहां पर कार्य का निरंतर या जारी होने का भाव प्रकट हो रहा है जब मैंने टीच प्लस आईएनजी टीचिंग लिखा था, ठीक है। लेकिन जब मैं इसी का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल ऐसे करता हूं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे ही सिंगिंग गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, अब यहां पर ये नहीं कह रही कि आई एम सिंगिंग, ये यहां पे ये जो भी है, पुरुष है महिला है जो भी है, वो ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे गाना गाना पसंद है या मैं गाना गा रहा हूं। तो यहां पर मैं गाना गा रहा हूं का भाव नहीं है, यहां पर भाव क्या है, गाना गाना एक गाना तो गाना है सॉन्ग, और एक गाना गाना है गायन करना। तो सिंगिंग गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, यानी कि गाना गाना मुझे आनंद देता है। वैसे हम यहां देखते हैं टेलिंग लाइज कैन गेट यू इनटू डीप ट्रबल, झूठ बोलना। टेलिंग लाई का मतलब क्या है, यहां पे झूठ बोलना। तो अब यहां पर टेलिंग का जो अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है बोलना से, कि बोलना, क्या बोलना, झूठ बोलना आपको एक दिन गहरी मुसीबत में डाल देगा। तो यहां पर टेलिंग का मतलब ये नहीं है कि वह झूठ बोल रहा है, यहां भाव क्या था, रहा है का, और यहां बोलना गाना ऐसा भाव बन रहा है। कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज हिज हॉबी, कलेक्टिंग का मतलब होता है एकत्र करना, तो स्टैम्प्स एकत्र करना उसकी हॉबी है। ड्राइविंग वेरी फास्ट ऑन अ बस रोड में लीड टू एन एक्सीडेंट, अब देखो ड्राइविंग का मतलब होता है ड्राइव करना या चलाना, कार चलाना जो है एक बिजी रोड पर आपके दुर्घटना का, आपके एक्सीडेंट का कारण बन सकता है अगर आप बहुत तेज कार चलाते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होती है, तो हम किस किस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ, देखो इज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैन का इस्तेमाल तो चलो मॉडल में हो गया, इज का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर मे जो है मॉडल का इस्तेमाल हो गया। अब अगर मैं इन तीन को देखूं, इज, गिव्स और इज, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि मेरा जेरेंट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी डी कैटेगरी की तरह बिहेव कर रहा है। बोलो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर या डी कैटेगरी। अब जो टेंस देख के आए हैं वो समझ जाएंगे डी कैटेगरी क्या है, और जो नहीं देख के आए उनसे मैं वादा करता हूं आज की क्लास खत्म होने से पहले पहले डी कैटेगरी समझ में आ जाएगी क्या है। यानी कि डी कैटेगरी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं वही हेल्पिंग वर्ब्स यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं सभी जगह पर। यानी ये ही हो चाहे टीचिंग हो, सब्जेक्ट के तौर पर लगेगा इसके साथ हमेशा क्या, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग यहां पर किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम यहां पढ़ रहे हैं इंफिनिटिव्स के बारे में। इंफिनिटिव वैसे तो किसी क्रिया का उद्देश्य जब क्रिया होता है तब इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर हमारा क्रिया का उद्देश्य नहीं है, यहां पर हमारा क्रिया से कर्ता स्वरूप बन रहा है, यानी क्रिया का संज्ञा स्वरूप है ये। तो जब हम क्रिया को ही संज्ञा बना लेते हैं तब अंग्रेजी में वो इंफिनिटिव बन जाता है, जिसको लिखने का तरीका क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू गिव एडवाइस इज इजी, कहते हैं कि भैया एडवाइस देना बहुत आसान है। टू अलाउ दिस एडवाइस, टू फॉलो दिस एडवाइस मे बी डिफिकल्ट, यानी कि इसका पालन करना, फॉलो करने का मतलब क्या होता है, इस एडवाइस का पालन करना बहुत ही मुश्किल, डिफिकल्ट हो सकता है। टू स्विम इन दैट सी मे बी डेंजरस, टू स्विम का मतलब क्या हो गया, तैरना, इस समुद्र में तैरना जो है वो खतरनाक हो सकता है। टू ड्राइव वेरी फास्ट हियर इज नॉट एडवाइजेबल, यानी कि यहां पर बहुत तेज गाड़ी चलाना एडवाइजेबल नहीं है। तो देना, पालन करना, तैरना, चलाना, ये सारे के सारे इन वाक्यों में हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, हमारे कर्ता हैं। और जब इस तरीके के कर्ता यूज होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये भी
हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये भी बिल्कुल वैसे ही हेल्पिंग वर्ब्स साथ में रखते हैं या मेन वर्ब साथ में रखते हैं जैसा कि ही रखता है। तो चाहे मैं ही बोलूं या टू टेल बोलूं, एक ही बात है, इन दोनों के साथ सेम तरीके का हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, अलग इस्तेमाल नहीं होगा। वापस से रिवाइज कर लो। नाउन कर्ता की तरह आ सकता है, प्रोनाउन कर्ता की तरह आ सकता है, जेरेंड कर्ता की तरह आ सकता है, इन्फिनेटिव कर्ता की तरह आ सकता है। देखिए आ तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन मैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है 9, 10, 11, 12 के हिसाब से मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूं। ओके, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है मैं केवल उस पर डिस्कशन कर रहा हूं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं। ओके, जो हमारे लिए संतोषजनक है बस उतनी ही बात करेंगे। इससे आपको विश्वास नहीं मानोगे, ग्रामर में भी बहुत मदद मिलेगी। जो ग्रामर पढ़ोगे ना आप, जहाँ ग्रामर के आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेज। अब फ्रेजेस अलग अलग तरह की होती है, इनमें से हम बात कर रहे हैं नाउन फ्रेज की। नाउन फ्रेज की बात आप नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे ना तो बढ़ते हुए क्रम में देख सकते हो। अनीता यहां पर ये मेरा प्रॉपर नाउन है और इस वजह से मैं इसे नाउन फ्रेज कह सकता हूं। माय कैट, अब कैट की विशेषता है माय, तो यहां पर मेरा मेन जो सब्जेक्ट है वो तो कैट ही है ना, लेकिन माय कैट जो है वो पूरा का पूरा मेरा नाउन फ्रेज बन रहा है। ऐसे ही अब यहां पर ये मैन जो है मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और मैन क्या है, एक नाउन है, लेकिन इसकी विशेषता बताने वाला आया यंग, उसकी विशेषता बताने वाला आया नाइस, और उसके लिए एक मॉडल और आ गया अ। तो अब ये पूरा का पूरा मिलकर के मेरा क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया कि अ यंग नाइस मैन। अ यंग नाइस मैन जो है वो मेरा कंप्लीट फ्रेज बन जाता है। वैसे ही द वुमेन हु स्टोल माई कार, ये पूरा का पूरा मेरा नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये उस औरत की पहचान बताने के लिए कि वह औरत जिसने मेरी कार चुरा ली थी। तो इस तरह से हम देखते हैं छोटे से बड़ा भी होता जाता है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज यानी कि यहाँ पर पूरी बात जो हो रही है वो केवल विमेन के लिए हो रही है, यहाँ मैन के लिए हो रही है, यहाँ कैट के लिए हो रही है, और यहाँ पर अनीता के लिए हो रही है। तो ये तो बेसिकली अपने नाउन है, लेकिन इनके बारे में, इन नाउन के बारे में जानकारी देने वाले और शब्द अगर इसके साथ जुड़ते जाते हैं तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे नाउन फ्रेज बन जाता है। और नाउन फ्रेज जो है वो सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का नाउन है। अब यहां माय कैट था, अगर इसकी जगह माय कैट्स होता तो प्लूरल हो जाता। हमें मेन सबसे पहले नाउन को पकड़ना है कि नाउन कौन सा है हमारा। अगर नाउन सही पकड़ में आ गया कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वहां पर आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इसीलिए ये डी कैटेगरी में भी जा सकता है और ई कैटेगरी में भी जा सकता है। मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है और थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। यानी कि यहां पर इज़ में से इज और आर लग सकते हैं, वॉज वर लग सकता है, डू डज लग सकता है, हैज हैव लग सकता है। डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वाक्य में, अगर इस पूरी जगह पर, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है ना, अगर इसमें ये वुमेन नहीं होता, मान लो विमेन नहीं होता और विमेन की जगह यहां पर पीपल होता, तो ऐसी कंडीशन में मैं यहां पर हैज नहीं लगाता, मैं यहां पर हैव लगाता। जैसे ही मेरा नाउन बदला, सिंगुलर से प्लूरल हुआ, वैसे ही मेरा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर से प्लूरल हो जाता। आई मेरी बात समझ में? इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो फ्रेजेस हैं और खास करके नाउन फ्रेजेस जो हैं उनका इस्तेमाल भी सब्जेक्ट के तौर पर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा यहां पे आता है क्लॉज। क्लॉज अपने आप में वैसे मैं अगर कहूं ना तो ये एक तरह का पूरा वाक्य या वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्य या वाक्यांश होता है। जब ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो बेसिकली हम इसे डी कैटेगरी में ही रखते हैं और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में ही जाता है, प्लूरल की कैटेगरी में नहीं जाता। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट आई रियली वॉन्ट, मैं वास्तविकता में क्या चाहता हूं। अब ये जो मैंने बात बोली ना, मैं वास्तविकता में क्या चाहता हूं, ये पूरा ही करता है। ये पूरा वाक्य जो बोला मैंने या वाक्यांश जो बोला यही करता है। इज फ्रीडम, वह है स्वतंत्रता। Whoever invented this device, जिस किसी ने भी इस डिवाइस की, इस यंत्र की खोज की है, इन्वेंशन किया है, इज अ जीनियस, वह एक जीनियस है। Where I lay my head is home, मैं अपना सर कहाँ लेट करता हूं, लेटता कहाँ हूं, होम पर।
दैट देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कि भैया इस परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये पूरा का पूरा वाक्य सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा वाक्य सब्जेक्ट है। इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, ये बात हम सबको क्लियर है। अब ये पूरी की पूरी बात मेरा सब्जेक्ट है। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्लॉजेस जो हैं वो भी सब्जेक्ट की तरह ही काम करते हैं, क्लॉजेस से भी सब्जेक्ट ही बनते हैं, बन सकते हैं। और इसमें देखो इज आया, इज आया, इज आया और इज आया, यानी कि ये हमेशा किस रूप में रहते हैं, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, सामान्यतः प्लूरल में नहीं जाते। अब देखो जिसमें मैं कह रहा हूं ना कि सिंगुलर में ही रहेगा, सिंगुलर में ही रहेगा, ऐसा कोई बहुत यूनिवर्सल नियम नहीं है। अगर आप एक्सेप्शन खोजना चाहेंगे तो इसके भी एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम दो काम कर सकते हैं, हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हुए टॉपिक में डेवलप हो सकते हैं, और या हम ये कर सकते हैं कि पहली चीज़ जो सिखाई गई उसी में नुक्स निकालना शुरू कर दें, उसी में अटकना शुरू कर दें, उसमें फंसना शुरू कर दें, ये भी किया जा सकता है। लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं। आप इस बारे में तब बात कीजिए जब आपका बेस पूरा क्लियर हो कि बेसिकली सर मैं अच्छी खासी इंग्लिश लिख पा रहा हूँ, अब मेरे को एक्सेप्शंस पे बात करनी है, अब मुझे अपवादों पे बात करनी, तब हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन अभी जब तक हमारा बेस ही क्लियर नहीं है तब तक उस पर बात कैसे होगी, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब जैसे कि ही इज वेरी हैंडसम, मुझे एक बात बताओ, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं है? बोलो, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है कि नहीं है? ही इज वेरी हैंडसम। अब इसी वाक्य को अगर मैं क्लॉज बनाना चाहूंगा तो मैं लिख दूंगा इज नोन टू ऑल, यानी कि ये बात सभी लोग जानते हैं। अब पता है क्या हुआ, ये जहां पर पूरा एक वाक्य जैसा दिखाई दे रहा था, अब पूरा का पूरा वाक्य हमारा सब्जेक्ट मात्र बन के रह गया, और उसके बाद इज नॉन टू ऑल मिलकर के हमारा पूरा वाक्य बना है, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि चार प्रकार के हमारे जो हैं नाउन और प्रोनाउन के अलावा चार प्रकार के बेसिक, मैं फिर कह रहा हूं बेसिक, ऐसा नहीं है कि और कोई दूसरी कैटेगरी जो है वो नहीं आ सकती। मैं अभी बता देता हूं कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो भी आ जाते हैं सब्जेक्ट बनने के लिए, लेकिन हमारे उतने काम नहीं आते, इसलिए मैंने उसको इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे सब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन मैं उनको टच नहीं कर रहा हूँ, और नहीं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा बेस एक बार क्लियर हो। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितने तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो टोटल 1 2 3 4 और 5, टोटल हमारे पास सब्जेक्ट जो हैं वो 5 तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं। कितने तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं? 5 तरह के। सबसे पहला कौन सा है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जो कि आई होता है, इसको हमें कोड दे देते हैं, कोड ए। कोडिंग ध्यान से समझ लेना भाई, कोडिंग ध्यान से समझ लोगे तो 80% 90% समस्या खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है हमारा? ए। फिर आगे हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन है हमारा? इसको हमने कोड दे दिया बी। अब बात आता है सर सेकंड पर्सन सिंगुलर पे आपने क्रॉस क्यों लगा रखा है? इसलिए बेटा क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जब बात ग्रामर के रूल्स की आती है तब यू जो है वो हमेशा प्लूरल रहता है, कभी भी सिंगुलर नहीं होता। यानी अगर मैं यू के साथ देखूं कि किस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स लगती है, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब्स ही लगती है, सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब कभी लगती ही नहीं है। यू के साथ इज कभी नहीं दिखेगा, यू के साथ वॉज कभी नहीं दिखेगा, यू के साथ डज कभी नहीं दिखेगा, यू के साथ हैज कभी नहीं दिखेगा, ये कभी दिखाई नहीं देते इसके साथ, नेवर। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं। मैं किसी एक बच्चे से पूछ रहा हूँ या किसी एक बच्चे से कह रहा हूँ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर एक बच्चे को मैं यू कह रहा हूँ, और ऐसे में अगर मेरे जितने बच्चे सामने बैठे उन सबको कहना चाहूँगा तो क्या कहूँगा? यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब बताओ कैसे पता चलेगा कि एक को बोला कि पूरी क्लास को बोला? पता कभी चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब एक को बोला तब भी यू आर बोला, और जब सबको बोला तब भी यू आर बोला, तो दोनों जगह यू आर में ही फंस गए हम, तो दोनों जगह पे यू आर आ गया। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि भैया यू जो है उसको हमें ग्रामर के लिए, बोलचाल की भाषा में तो हम बोलेंगे कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ग्रामर पढ़ते समय हम कहते हैं कि यू सिंगुलर नहीं होता, यू केवल प्लूरल होता है। तो इसको भी एक कोड दे देते हैं, इसका कोड हो गया सी। इसका कोड क्या है? सी। अब ही, शी, इट, नाउन, ये कौन सा नाउन है? ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि सिंगुलर वाली कैटेगरी में आ रहा है। जेरेंड, फ्रेजेस, क्लॉजेस,
ये सारे के सारे आपके जो हैं, ये सारे के सारे आपके डी कैटेगरी में आते हैं। बोलो किस में आते हैं? डी कैटेगरी के अंदर ये सारे के सारे आपके आएंगे। और दे, और अगर कोई नाउन है, और नाउन कैसा है? प्लूरल नाउन है, या फिर यहां पर आप एक शब्द और जोड़ सकते हैं नाउन के साथ ही, प्रोनाउन, क्योंकि मैक्सिमम प्रोनाउन तो हम यहां देख चुके, लेकिन कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाते हैं, सेवरल आ जाता है, सम आ जाता है। ये वाले जो प्रोनाउन है, ये अगर सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो सिंगुलर की कैटेगरी में जाएगा, और वहीं पर अगर प्रोनाउन जो है वो प्लूरल होगा तो प्लूरल की कैटेगरी में आ जाएगा। और इस कैटेगरी को हम नाम देते हैं, ये कैटेगरी है हमारी ई कैटेगरी। तो हमारे पास टोटल 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी, डी और ई। इस कैटेगरी को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, इस कैटेगरी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब तक ये बात समझ में नहीं आए तब तक इस पेज से आगे मत बढ़ना। इस पेज को अगर ठीक से समझ लिया तो अगला पेज शानदार आएगा, आपको इतनी आसानी से समझ में आएगा, हेल्पिंग वर्ब लगाने में जिंदगी में गलती नहीं करोगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है कि जैसे मैं बताया वैसे पढ़ लिया ना, हेल्पिंग वर्ब में कभी मिस्टेक नहीं होगी, डैम श्योर। चलो, तो आई हमारा कौन सी कैटेगरी का है? ए कैटेगरी का। वी कौन सी कैटेगरी का? बी कैटेगरी का। यू कौन सी कैटेगरी का? सी कैटेगरी का। ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, जेरेंड, फ्रेज, क्लॉज, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? डी कैटेगरी में आते हैं। दे या प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन कौन सी कैटेगरी में आता है? ई कैटेगरी में आता है। अब देखो, यहां पर आप लोग मेरे सामने हो नहीं, वरना मेरे सामने जब बच्चे होते हैं तब मैं रेंडमली कुछ बोलता हूं और वो जवाब देते हैं। चलो तो अपन, मैं पूछ भी लेता हूं, आप जवाब भी दे दो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आ जाओ। ये पढ़ने वाले बच्चे लाइव चैट में मत बैठा करो, आई रिक्वेस्ट। मैं खुद अगर कभी लाइव चैट में आता हूं, सच बता रहा हूं, मस्ती मारने के लिए आता हूं, मेरा वहां और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर मुझे किसी बच्चे का सीरियस बात जाननी है कि सीरियसली वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है या सीरियसली उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं कमेंट बॉक्स में जाता हूँ, मैं कभी लाइव चैट में नहीं जाता। लाइव चैट में मैं खुद हाय हेलो करने के लिए आता हूँ। तो चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में फटाफट आ जाइए। मैं बोलूंगा प्रोनाउन और आपको बताना है कौन सी कैटेगरी है, ठीक है? मैं प्रोनाउन बोल रहा हूं, पहले कैटेगरी बताओ, फिर कैटेगरी बोलूंगा, उसके बाद प्रोनाउन बताना। चलो, तो मुझे बताओ यू कौन सी कैटेगरी में आएगा? यू की कैटेगरी क्या है? फटाफट से कमेंट करो, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, चाहो तो एक ही कमेंट में सारे आंसर लिख लो। प्लूरल नाउन की कैटेगरी बताओ, प्लूरल नाउन कौन सी कैटेगरी में आएगा? फटाफट बताओ। वी कौन सी कैटेगरी में आएगा? वी कौन सी कैटेगरी में आएगा? जेरेंड कौन सी कैटेगरी में आएगा? जेरेंड कौन सी कैटेगरी में आएगा? दे कौन सी कैटेगरी में आएगा? दे कौन सी कैटेगरी में आएगा? फ्रेज कौन सी कैटेगरी में आएगा? फ्रेज फटाफट देख के बताओ, सामने आंसर है, फटाफट, इतना टाइम थोड़ी। फ्रेज कौन सी कैटेगरी में आएगा? शी कौन सी कैटेगरी में आएगा? शी कौन सी कैटेगरी में आएगा? वी कौन सी कैटेगरी में आएगा? वी कौन सी कैटेगरी में आएगा? आई कौन सी कैटेगरी में आएगा? आई कौन सी कैटेगरी में आएगा? चलो, याद हो गया होगा अब तो सबको याद हो गया होगा कौन कौन सा वर्ड कौन कौन सी कैटेगरी में आता है। टेन टेन। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें केवल हेल्पिंग वर्ब देखना है और उसके सामने की कैटेगरी देखनी है। अब इससे पहले कि मैं इसे एक्सप्लेन करना शुरू करूं, मैं चाहता हूं मैं साइड में हट जाता हूं, इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, ठीक है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट गया। ये सारे सब्जेक्ट आपके सामने हैं, सारे हेल्पिंग वर्ब आपके सामने हैं, सारे टेंसेस आपके सामने हैं, और उनके सामने बहुत आसानी से लिखा हुआ है कि कौन सी कैटेगरी का सब्जेक्ट होने पर उसके साथ किस तरह का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिड सबके साथ लग जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिड लग जाएगा सबके साथ। उसी तरीके से हम देखें कि डज किसके साथ लगता है, तो केवल डी कैटेगरी। फटाफट से मुझे बताओ डी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, जेरेंड, फ्रेजेस, क्लॉजेस, ये सारी की सारी चीजें कौन सी कैटेगरी में आएंगी? डी कैटेगरी में आएंगी। तो अगर ही के साथ लगाना हुआ, शी के, इट के, सिंगुलर नाउन के साथ, तो मैं क्या लगाऊंगा? डज लगाऊंगा, क्योंकि किसके साथ आ रहा है? डी कैटेगरी के साथ आ रहा है।
और बाकी की 4 कैटेगरी कौन सी बची? ए बी सी ई, आई वी यू दे, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, इन सब के साथ क्या लगाता हूं मैं? तो इन सब के साथ डू लगाना है। कुल मिलाकर के हमें ये दोनों चार्ट सामने सामने रखने हैं, कॉपी में उतार लेना, ऊपर सब्जेक्ट नीचे हेल्पिंग वाला चार्ट, और हेल्पिंग वर्ब को देख देख के आप 1 सेकंड में ऊपर से नीचे देख के पता लगा लेंगे, अच्छा ये सब्जेक्ट है, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ ये सब्जेक्ट लगेगा। सीधा काम है, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब इसके अंदर, अब जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना और उसके बाद ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा है कोई बच्चा किसी का भी, तो वीडियो पॉज कर लो और फटाफट से कॉपी में उतार लो, फटाफट से नोट कर लो कॉपी में। चलिए आगे देखते हैं। वॉज जो लगता है वो किस किस के साथ लगता है? ए के साथ और डी के साथ। वर जो लगता है वो किस किस के साथ लगता है? बी सी और ई के साथ। इज किसके साथ लगता है? डी के साथ। आर किसके साथ लगता है? बी सी ई के साथ। एम किसके साथ लगता है? ए के साथ, राइट। हेड किसके साथ लगता है? ए बी सी डी ई यानी सभी के साथ। हैज किसके साथ लगेगा? डी के साथ। हैव किसके साथ लगेगा? ए बी सी ई के साथ। अब जब जब आप ये पढ़ रहे हो ना, ए बी सी ई डी बी सी ई, तो इससे पहले वाला पेज है उसमें ए बी सी डी ई जो पूरी दे रखा है ना, उसको चेक कर लो, ताकि हैंड टू हैंड आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये सब्जेक्ट है तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारा लगना चाहिए। अब यहां पर हम बात करें हैड बीन की, तो बिल्कुल सेम इसी रूल को फॉलो करेगा। अगर हम बात करेंगे हैज और हैव के साथ, हैज बीन या हैव बीन की, तो सेम डिट्टो यही रूल जो है यहां पर फॉलो किया जाता है। यानी कि जैसे हैज के साथ डी है, वैसे ही हैज बीन के साथ भी डी है। जैसे हैव के साथ ए बी सी ई है, वैसे ही हैव बीन के साथ भी ए बी सी ई है। अब गाइज यहां पर मैं एक ऐसे लाइन खींच देता हूं। क्यों खींच देता हूं मैं ये लाइन? क्योंकि ये सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं किसी ना किसी परिवार के सदस्य हैं। जैसे डिड, डज और डू जो है ये डू फैमिली के मेंबर है। वॉज, वर, इज, एम, आर जो है वो बी फैमिली के मेंबर है। हैड, हैज, हैव, हैज जो है ये हैव फैमिली के मेंबर हैं। अब यहां पर ये तो भैया सीधे ऊपर से कॉपी पेस्ट करके बीन इनके साथ जोड़ा गया, लेकिन ये सारे के सारे इस फैमिली के मेंबर नहीं है। इसको कैसे समझते हैं? अब भैया क्या हुआ, शैल के और विल के घर में शादी थी। शैल और विल जो है इनके घर में शादी थी। अब इनको लगा यार घर में शादी है तो कम से कम ये जो पड़ोसी हैं इनको बुलाएं तो सही। तो भैया ये शैल और विल जो है ये सीधे उठ करके यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंच करके इनको न्योतना शुरू करा, न्योते देना शुरू करा, इनवाइट करना शुरू करा। अरे डू भाई साहब, हाँ भाई साहब हमारे घर में शादी है, आना आप। अरे हम नहीं आ सकते भाई, हमारे घर में कैसे आएंगे आपके घर की शादी में? अरे भाई आपकी लड़की की शादी है, हमारे लड़के से ही तो हो रही है, तो हम तो बारात लेके आएंगे, तो हम वहां पर गेस्ट की तरह आकर के नहीं बैठ सकते। इसलिए शैल और विल यहां पर अकेले रह गए। भाई कन्यादान शैल और विल करेंगे ना, डू का क्या काम है कन्यादान में? कोई काम नहीं, तो ये आया नहीं। उसके बाद बी को बुलाने गए कि साहब घर में शादी है, आना। बी ने बोला हाँ ठीक है, और धीरे से बोल दिया इसने, शैल और विल ने, बोले देखो ये बेटे पोते जो है ना इनको मत लेके आना, केवल परिवार का मुखिया आएगा। एक का ही नौता है, सिगरी नौता नहीं है, कहीं पूरा का पूरा खानदान ही लेके आओ, वॉज, वर, इज, एम, आर सबको ही उठा लो, खुद आना और कोई मत आना। ठीक है साहब मैं आ जाऊंगा शादी में। ये आकर के यहाँ आराम से विल और शैल के पास बैठ गया। फिर आगे बढ़े कि भैया हैव परिवार को भी तो बुलाना है, इसको भी बुलाने गए। बोले भैया आप भी आना शादी में? बोले जरूर आएंगे। बोले वही सेम बात, बेटे पोतों को नहीं लाना है, हैड, हैज, हैव को नहीं लाना है, आप आ जाना बस। इसने कहा ठीक है साहब मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आ गया शादी में, ये भी आकर के यहाँ इनके साथ बैठ गया। भाई देखो परिवार का मुखिया तो परिवार के मुखिया के साथ ही बैठेगा। तो यहाँ पर देखो शैल और विल अकेले रह गए, यहाँ पर ये जो बी है ये शैल और विल के साथ बैठा है, यहाँ पर हैव जो है वो शैल और विल के साथ में बैठा हुआ है। और ये भाई साहब हमारे यूनिवर्सल भिखारी, हमने टेंस में भी इसको यूनिवर्सल भिखारी ही कहा था, खुद का तो कुछ है नहीं इसके पास, इसको क्या ही बुलाना शादी में। ये बीन को आना है, ये तो वैसे भी आएगा ही आएगा, यानी यहाँ से सेम कॉपी पेस्ट और उसके बाद में बीन जोड़ दो। शेल का नियम क्या कहता है? आई और वी यानी ए और बी के साथ ही केवल शेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन विल का इस्तेमाल सबके साथ होता है। ए बी सी डी ई यानी सबके साथ में विल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। सेम कंडीशन में शेल और विल का नियम जो है यहां भी सेम चलेगा। आप देखो चारों के चारों जो है बिल्कुल सेम है, राइट और रॉन्ग। इस तरीके से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से हेल्पिंग वर्ब को कौन से सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल किया जाना
चाहिए। यहां तक का कल देख करके आना। कल का जो लेक्चर आएगा ना मंडे वाले लेक्चर में ये 2 चार्ट बहुत अच्छे से पढ़ के आना, बहुत अच्छे से देख के आना, क्योंकि इस पर कल आते ही सबसे पहले प्रैक्टिस होगी। अब पहले इसकी प्रैक्टिस होगी, पहले इसको ढंग से सीखेंगे, पूरा का पूरा सीखेंगे, क्योंकि एक बार ही सीखना है। एक बार सीख लिया, वाक्य का निर्माण भी कर लोगे, एक्टिव पैसिव वॉइस में दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दिक्कत नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में दिक्कत नहीं। और भी हैं 3-4, लेकिन बोल नहीं रहा, सांस भर गई। तो और भी हैं भाई जहां पर हेल्पिंग वर्ब काम आने ही आने हैं। इसलिए जब तक ये नहीं सीखोगे आगे नहीं लेके जाऊंगा, चाहे 10 दिन इसी में लग जाए। ईमानदारी से कल ये पढ़ के आ जाना। सब्जेक्ट की कैटेगरी ABCDE फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। और इसके अलावा ABCD डिड के साथ, डस के साथ D, डू के साथ ABCE, इसके साथ D, R के साथ BCE, M के साथ A, ये भी आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। कल तक का टाइम है, तुरंत प्रभाव से लग जाओ और कोई इधर उधर देखने की झांकने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार में टंटा खत्म करना है पूरा तो ये मौका मिल रहा है, इस बार सीख लो। पिछले साल जो 11वीं क्लास में बच्चे थे जो अब 12वीं में आके बैठे हुए हैं, बहुत बोला था टेंस पढ़ाते टाइम, बेटा मेरे साथ रहो, बेटा मेरे साथ पढ़ो, सीरीज पूरी देखना, डेली मैं जैसे ट्रांसलेशन कर रहा हूं, मैं जैसे वाक्यों का निर्माण कर रहा हूं, घर बैठ के आप भी करो। जिन बच्चों ने पिछले साल 11th में कर लिया था वो बच्चे इस साल मस्ती से बैठे हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश की टेंशन ही नहीं है। उनको पता है चैप्टर समझ में आ गया, आंसर हम लिख के आ जाएंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। वो बच्चे अब बैठ करके वोकेबलरी पे काम कर रहे हैं, वो अपना शब्दकोश बढ़िया कर रहे हैं, वो वाक्य निर्माण में दिमाग ही नहीं लगा रहे। अब जिन्होंने पिछले साल ये मेहनत नहीं की है, ये 20 दिन की बात है, छुट्टियां हैं 20-25 दिन की, और 20-25 दिन की बात है, अब कर लो, पूरा साल सुकून से निकलेगा, पूरा साल मस्ती मार पाओगे आराम से, इंग्लिश की टेंशन नहीं रहेगी पूरे साल। लेकिन अभी भी अगर लापरवाही करी तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड कल मिलते हैं। और कल आते के साथ ही पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस, इसका टेस्ट, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी कराऊंगा, हैंड टू हैंड टेस्ट भी लूंगा। चलो अब तैयार हो जाओ फटाफट। ये वीडियो चाहे 3 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, जितनी बार देखना है देखो, लेकिन कल ये तैयार होना चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए। मैं उसके अंदर कोई बहानेबाजी नहीं सुनूंगा। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय।